मुला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगजेब अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फख्र करते थे। जब औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो इन्होंने अपने गुलाम के जरिए उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ़ लाएं और खिदमत का मौका दें। इत्तेफाक से वो रमज़ान का महीना था और मदरसा के तालिब इल्मों को भी छुट्टियां थीं। चुनाचे इन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात इसर की नमाज के बाद दिल्ली की जामे मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगजेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमज़ान का सारा महीना औरंगजेब और उस्ताद ने इकट्ठे गुजारा। ईद की नमाज इकट्ठे अदा करने के बाद मुला जीवन ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने जेब से एक चोनी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजरान कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद औरंगजेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो वापस आए तो वजीर आजम ने बताया, मुला अहमद जीवन एक बहुत बड़े जमींदार बन चुके हैं, अगर इजाज़त हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगजेब हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह जमींदार बन सकता है। इन्होंने उस्ताद को एक खत लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुला अहमद जीवन पहले की तरह रमज़ान के महीने में तशरीफ़ लाए। औरंगज़ेब ने बड़ी इज्जत के साथ इन्हें अपने पास ठहराया। मुला अहमद का लिबास, बातचीत और तौर तरीके पहले की तरह सादा थे, इसलिए बादशाह को इनसे बड़ा जमींदार बनने के बारे में पूछने का हौसला जटा ना पाए सका। एक दिन मुला साहिब खुद कहने लगे, आपने जो चोनी दी थी वो बड़ी बाबरकत थी। मैंने इससे बनोला खरीद कर कपास काशत कि खुदा ने इसमें इतनी बरकत दी कि चंद सालों में से नकरों से लाखों हो गए। औरंगजेब ये सुनकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे और फरमाया, अगर इजाज़त हो तो चोनी की कहानी सुनाऊं। मिला साहिब ने कहा, ज़रूर सुनाएं। औरंगजेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ उत्तम चंद को फलां तारीख के खाते के साथ पेश करो। सेठ उत्तम चंद एक मामूली बनी था। इसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे कांप रहा था। औरंगजेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोल के खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुला अहमद जीवन और औरंगजेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह के सेठ रुक गया। यहाँ खर्च के तौर पर एक चोनी दर्ज थी, लेकिन इसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगजेब ने नरमी से पूछा, हाँ बताओ, ये चोनी कहाँ गई? उत्तम चंद ने खाता बंद किया और कहने लगा, अगर इजाज़त हो तो दर्द भरी दास्तान अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, इजाज़त है। इसने कहा, कि बादशाह वक्त एक रात मूसलाधार बारिश हुई, मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी उसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकता रहा। मैंने बाहर झांका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा नजर आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए पूछा, ए भाई मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। वो आदमी काम पर लग गया। इसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो इसने अंदर आकर तमाम सामान दरअसत किया। इतने में सबा की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहिब आपका काम मुकम्मल हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने इसे मजदूरी देने की गर्ज से जेब में हाथ डाला तो एक चोनी निकली। मैंने इससे कहा, ए भाई अभी मेरे पास यही चोनी है, ये ले और सबा दुकान पर आना, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा, यही चोनी काफ़ी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने इसकी बहुत मन्नतें की, लेकिन वो ना माना और कहने लगा, देते हो तो ये चोनी दे दो वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर चोनी दे दी और वो लेकर चला गया, और इसके बाद से आज तक वो ना मिल सका। आज इस बात को 15 बरस बीत गए। मेरे दिल ने मुझे बहुत मलामत की कि इसे रुपया ना सही उठनी दे देता। इसके बाद उत्तम चंद ने बादशाह से इजाज़त चाही और चला गया। बादशाह ने मुला साहिब से कहा, ये वही चोनी है, क्योंकि मैं इस रात भेस बदल कर गया था ताकि रियाया का हाल मालूम कर सकूं। वहाँ मैंने मजदूर के तौर पर काम किया। मुला साहिब खुश होकर कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था कि ये चोनी मेरे होनहार शागिर्द ने अपनी मेहनत से कमाई होगी। औरंगजेब ने कहा, हाँ वाकई, असल बात यह है कि मैंने शाही खजाना से अपने लिए कभी एक पाई भी नहीं ली। हफ्ते में 2 दिन टोपियां बनाता हूँ, 2 दिन मजदूरी करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हुई। ये सब आपकी दाम का नतीजा